आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना। नमस्कार, मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर हाजिर हूं मनी मैनेजर का 25वां एपिसोड। हमारे साथ हैं हमारे पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट शुभम शंखधर। तो हमारे सुनने वालों का और शुभम का दोनों का स्वागत करता हूं। स्वागत है शुभम जी। शुक्रिया सर। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की, यानी निवेश की। तो सवाल कई हैं, लेकिन जल्दी से पहला सवाल करता हूं शुभम आपसे, निवेश को एज ए टॉपिक आपने क्यों चुना आज बात करने के लिए? देखिए, निवेश को एज अ टॉपिक चुनने की वजह यह है कि अभी शेयर बाजार एकदम नई ऊंचाई पर है। सेंसेक्स ने 50,000 का आंकड़ा पार किया है। शेयर बाजार निवेश के लिहाज से एक बहुत अच्छा विकल्प बनके उभरा है पिछले एक साल में। देखना यह जरूरी है कि शेयर बाजार में निवेश करते समय क्या ख्याल रखें ना रखें, इस समय करें ना करें, ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में थे। तो हमारा मानना था कि केवल शेयर बाजार पर फोकस ना करके अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया जाए कि अगर आपका निवेश पहले कहीं और है, क्या वहां से निकालकर शेयर बाजार में जाएं या शेयर बाजार में किस तरह जाएं। तो इन तरीके के तमाम सवालों को आज हम अपने इस कार्यक्रम में समेटने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ठीक है, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो नए लोग हैं हमारे साथ जुड़े होंगे उनके लिए आसानी रहे तो मैं बता देता हूं कैसे हम इस शो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें लेते हैं, उन पर शुभम का एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं, फिर बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, और उसके बाद हमारा सेगमेंट आता है हाँ जी ना जी, और लास्ट में हम बजाते हैं क्लोजिंग बेल। क्लोजिंग बेल में हम बात करते हैं उन खबरों की जिन पर नजर रखना जरूरी है ताकि अगले हफ्ते का जो आपका निवेश है या जो बचत है या जो खर्चे हैं वो प्रभावित होते हैं, तो आप स्ट्रेटजी बना सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का हमारा मनी मैनेजर हेडलाइंस ऑफ द वीक। पहली हेडलाइन है शुभम जी, शेयर बाजार ने 50,000 का आंकड़ा छू लिया है इस हफ्ते, जैसा आपने अभी बताया। तो कहां जाकर रुकेगा और बाजार इतना भाग क्यों रहा है, किस बात की खुशी है? देखिए, बाजार के भागने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है सस्ती पूंजी। जो पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट 0 और 0 के आसपास हैं, सस्ती पूंजी है पूरी दुनिया में। उसकी वजह से उसका ही एक हिस्सा भारतीय बाजारों में भी आता है रूट होकर, और यही कारण है कि भारतीय शेयर बाजार को तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। कहां रुकेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर मैं कहूंगा कि आने वाला बजट बाजार को दिशा देने में कम से कम छोटी से मध्यम अवधि के लिए एक अहम भूमिका निभा सकता है। हमने देखा कि 50,000 का आंकड़ा छूने के बाद बाजार में एक मुनाफा वसूली भी देखने को मिली, और शुक्रवार के सत्र में सेंसेक्स में 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट भी देखने को मिली है। हाँ बिल्कुल, एक छोटी सी आई थी गिरावट। ठीक है, सेकंड हेडलाइन है, आरबीआई ने कहा है कि भारत का जो जीडीपी सकारात्मक विकास दर हासिल करने के करीब है। तो हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर आरबीआई का यह अनुमान है कि पहली तिमाही में -24% के आसपास की नकारात्मक आर्थिक विकास दर थी, इसके बाद -7.5%, और अब हम उम्मीद है कि इस बार 0 और 0 से ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सकारात्मक होगा केवल पिछले साल की इस तिमाही की तुलना में। ये इसलिए है क्योंकि अब अनलॉक के बाद आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे पटरी पर आ रही हैं। लेकिन पूरा वित्तीय वर्ष अभी भी कॉन्ट्रैक्शन का होगा, नकारात्मक होगा, आर्थिक विकास दर हमारी माइनस में रहेगी। थर्ड हेडलाइन है सर कि आजकल बैड बैंक की बहुत चर्चा है, क्या है ये? देखिए, बैड बैंक एक ऐसा बैंक बनाने का कॉन्सेप्ट है जो तमाम बैंकों के और फाइनेंशियल सिस्टम के जो कह लीजिए एनपीए हैं उनको इकट्ठा करके उस बैंक को दे दिया जाएगा, जिससे कि तमाम बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम की बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी, उनको नई पूंजी डालकर नए हिस्से से चलाया जा सके। और जो बैड बैंक होगा इसकी पूरी ताकत इन डूबे हुए कर्ज को रिकवरी के लिए लगाने की जाएगी, और बैंक फोकस्ड होंगे कि उनका ये काम होगा कि जो ये एनपीएज हैं इनकी रिकवरी अच्छी से अच्छी की जा सके।
ओके, तो ये था टॉप न्यूज ऑफ द वीक। अब लौटते हैं अपने विषय पर। विषय है आज का इन्वेस्टमेंट। तो शुभम, सबसे पहले बताइए, इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या केवल पैसा लगाना ही इन्वेस्टमेंट है या उससे ज्यादा की कोई बात है? देखिए, इन्वेस्टमेंट बचत की अगली सीढ़ी है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमको बताया जाता है, समझाया जाता है, हम तमाम तरीकों की सीख में ये समझते हैं कि आप कमाइए और कमाने के बाद बचाना जरूरी है। बचाकर उसको करना क्या है? उसको निवेश करना है। तो निवेश जो है दरअसल बचत की अगली कड़ी है। जी। पहला है कमाई, दूसरा है बचाना, तीसरा है उसको लगाना, निवेश करना और उस पर रिटर्न कमाना। तो निवेश दरअसल हम कह सकते हैं कि बचत की अगली सीढ़ी है। ओके, मतलब एक स्टेप आगे हम गए। ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि मान के चलते हैं कि कोई एक आदमी है जो बचत कर रहा है, यानी सेविंग कर रहा है। कोई एक और है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक तीसरा है जो दोनों ही कर रहा है। तो कितना फ़र्क है तीनों में? क्योंकि मतलब अगर सबका एंड रिज़ल्ट कैसा रहा, मतलब, और इस हिसाब से मुझे लगता है ये सवाल ऐसा है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न साफ़ हो जाएगा कि भई इनमें फ़र्क है। जी। जी देखिए, बचत और निवेश दो अलग-अलग चीजें हैं। अगर इसमें किसी को किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। जैसा कि हमने अपने पहले ही सवाल के जवाब में बताया कि बचत करना, आप अपनी कोई सैलरी आपकी आती है, अगर आप नौकरी पेशा हैं, यदि आप व्यवसाय से जुड़े तो आपकी जो आय है, उस आय का एक हिस्सा निकाल के रखना, ये बचत है। निवेश, इस बचत को किसी निवेश विकल्प में निवेश कर देना है। किसी निवेश विकल्प में इस बचत को डाल देना निवेश करना है। ये निवेश विकल्प कौन से हो सकते हैं? ये निवेश विकल्प छोटी बचत योजनाएं हो सकती हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए म्यूचुअल फंड का रास्ता हो सकता है, बैंक में एफडी आरडी कराना हो सकता है, सोना हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है। ये तमाम ऐसे विकल्प हैं जो निवेश विकल्प के तौर पर हमारे सामने हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि बचत करना केवल ये है कि आपने अपनी आय में से एक हिस्सा निकाल दिया। निवेश करना ये है कि आपने उस हिस्से को निकालकर और दूसरी जगह निवेश कर दिया। तो हमें ये समझने की जरूरत है नितिन, की बचत, अगर आपको ध्यान हो कि पहले एक बड़ी संख्या में तमाम परिवार में ऐसी महिलाएं होती थी जो अपने कुछ पैसे निकाल कर अलग रखती थी, अपनी लॉकर में रखती थी या अपने घर में रखती थी कहीं छुपाकर। तो हमें ये समझने की जरूरत है, वो पैसा घर में रखे रखे बढ़ता नहीं, वो बचत है दरअसल। अगर आप अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा लाकर अपनी लॉकर में रख देते हैं हर महीने, तो वो बचत है। उस पर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। उस पर कोई निवेश की, रिटर्न नहीं है, बिल्कुल। बस वो सुरक्षित रखा हुआ पैसा है। बिल्कुल, निवेश की बात शुरू होती है रिटर्न से। जहां निवेश होगा वहां रिटर्न जरूर होगा, कम हो ज्यादा हो ये दूसरी बात है, लेकिन जहां शुरू होगा वहां रिटर्न जरूर होगा। तो ये समझने की जरूरत है कि बचत और निवेश दो अलग अलग चीजें हैं। निवेश दरअसल बचत की अगली सीढ़ी है। ओके। तो बहुत लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए करते हैं और बहुत सारे लोग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए करते हैं, ये सोचकर कि भाई इससे और पैसा आता रहेगा साइड बाय साइड। तो सवाल ये है कि मान लीजिए हमें आपको कुछ पैसा लगाना है, तो कैसे सोचें, क्या सोचें, विजन क्या हो? देखिए, ये एक बुनियादी है कि पर्सनल फाइनेंस को क्यों कहते हैं? क्योंकि पर्सनल फाइनेंस हर व्यक्ति का एकदम निजी होता है, इसलिए उसे पर्सनल फाइनेंस कहते हैं, क्योंकि वो आपका निजी है। आपकी जरूरतें, आपकी जिम्मेदारियां, आपका आय वर्ग, आपकी भविष्य की योजनाएं मेरी भविष्य योजनाओं से, मेरी आय वर्ग से, मेरे परिवार की जिम्मेदारियों से एकदम अलग होंगी। तो इसको हम कई बार समझते हैं ना कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमारी कुंडली हर एक की एक स्पेसिफिक होती है, हर एक की एक बिल्कुल जुदा कुंडली होती है। तो ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस में एकदम एक व्यक्ति की जो जरूरतें हैं या एक व्यक्ति की जो वित्तीय नियोजन है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकता है। अब आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए अगर दूसरी आय क्रिएट करना चाहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपको लगता है आज मैं 30 साल का हूं, 40 साल की उम्र में मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो 40 साल की उम्र तक मेरे पास इतना पैसा हर महीने आने लगे, इसके लिए मैं खर्च करूं, दिस इज वन थिंग। आप इस तरह कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको लगता है यार मेरे 2 बच्चे हैं, इनकी बड़े होकर मुझे पढ़ाई करानी है, इनको मान लीजिए पढ़ने के लिए विदेश भेजना है या इनकी शादी करनी है या मुझे घर बनवाना, ये आपका एक लक्ष्य हो गया। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में ये एक बुनियादी चीज है कि आप निवेश करते समय ये तय कर लें कि आप किस लक्ष्य के साथ कर रहे हैं। आपका लक्ष्य क्या है? आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं,
आप बच्चों की पढ़ाई की कर रहे हैं, आप मकान खरीदने के लिए कर रहे हैं, आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। तो मतलब लक्ष्य क्या है? अगर आपका लक्ष्य ये है कि मैं अगर अर्ली रिटायरमेंट लेके सेकंड इनकम शुरू करना चाहता हूं, तो निश्चित तौर पर आपको इस तरह निवेश करना होगा कि आपको एक निश्चित समय अवधि के बाद उस बचत से निवेश करके एक निश्चित आय मिलती है। ओके। और इन्वेस्टमेंट के वक्त क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रिस्क टॉलरेंस और टाइम हॉरिजन ये दोनों जो है एक मेजर रोल प्ले करते हैं पैसा लगाने के मामले में। देखिए, ये बड़ा बुनियादी और बहुत जरूरी सवाल है, और मुझे लगता है कि निवेश कोई भी हो, निवेश अगर आपने बैंक में एफडी कराई है, आपने आरडी करा रखी है, आपने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करा रखा है, निवेश कोई हो, लेकिन कुछ ऐसे डूज और डोंट हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। सब पर लागू होते हैं। सब पर लागू होते हैं, अक्रॉस द बोर्ड आप कोई भी निवेश करें। पहला, निवेश करने से पहले लक्ष्य तय करें। ये निवेश मैं क्यों कर रहा हूं? अगर मैं 2000 रुपए की भी एक आरडी करा रहा हूं या मैं म्यूचुअल फंड में सिप करा रहा हूं, तो ये मैं क्यों करा रहा हूं? ये मैं कितने समय के लिए करा रहा हूं? इस कन्विक्शन के साथ कराएं कि अगर मैं कोई निवेश 5 साल की अवधि के लिए शुरू कर रहा हूं, तो मैं 5 साल तक चलाऊंगा, इतनी राशि मैं हर महीने उसमें डालूंगा। तो मतलब मामला जरा सा कमजोर होते ही ऐसे नहीं कि उठा के उसे निकाल दिया, रोक दिया। तो मुझे लगता है कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है कि मुझे लगता है कि नहीं, मैं म्यूचुअल फंड के इस स्कीम में पैसा लगाऊंगा, 10 साल तक पैसा लगाऊंगा, 10 साल बाद मैं अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना मान रहा हूं तो मेरा कॉर्पस इतना हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक तो लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे बुनियादी सबसे जरूरी चीज, निवेश में रिटर्न एक अनुमानित आप जरूर पता करें। अगर रिटर्न आपके इतने नहीं है कि वो महंगाई को मात दे सके, तो वो इन्वेस्टमेंट दरअसल आपकी पूंजी को खाने लगते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आज आपके बैंक में जिसमें आपका बचत खाता है, उसमें आपने अगर 5 लाख 10 लाख रुपए की एफडी करा रखी है, जिस पर आपको 6% का या 5% का रिटर्न मिलता है। मान लीजिए 5% का रिटर्न मिल रहा है आपको एफडी पर, और वो देश में महंगाई की जो दर है वो है 6% या 7%। तो यानी कि आपका रिटर्न की दर दरअसल महंगाई की दर से भी कम है। तो बचाने से बेहतर है खर्च कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर 2% रिटर्न कम है तो मोटा मोटी 10 साल की समय अवधि में आपकी 1/3 पूंजी खत्म हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगी। दूसरी बड़ी चीज हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर हमारा रिटर्न जो है वो, उसमें टैक्सेशन भी एक पार्ट प्ले करता है। मान लीजिए कि आपको 5% का या 6% का रिटर्न मिल रहा है एफडी से, और आप 30% के या 20% के ब्रैकेट में आते हैं। तो अगर 30% के ब्रैकेट में आप आते हैं तो आपका रिटर्न वो जो 6% मिल रहा है, 6×3=18, 1.8% और कम हो गया, क्योंकि वो टैक्सेशन चला गया। उसके बाद महंगाई सोचिए, महंगाई 7% या 6%, और आपका रिटर्न टैक्स के बाद घट के रह गया 4%, तो आप तो बड़े घाटे में आ गए। तो मुझे लगता है रिटर्न सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई एजेंट बीमा पॉलिसी बेचने आए, कोई बचत योजना बेचने आए, आप कहीं निवेश कर रहे हैं, तो ये जरूर देखें कि आपको सालाना इस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, और वो रिटर्न क्या महंगाई की दर से ज्यादा है, क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है? क्योंकि अगर वो इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है, तभी वो ऐसा रिटर्न है जो आपके जीवन स्तर को, आपके जीवन जीने की लागत के लिए जितना पैसा जरूरी है आज से 5 साल या 10 साल बाद, वो आपको दे पाएगा। हाँ, मतलब आपका भविष्य सुरक्षित कर सके, ऐसा रिटर्न हो तभी है, वरना तो फिर ये है कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बचत करने की, और वो ठीक है, अपना कहीं न कहीं आपने रखा हुआ है। ठीक है सर। तीसरी बड़ी बात नितिन जो आपने बोली, वो बोली जोखिम, रिस्क टॉलरेंस कितना, आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है। ये हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट प्ले करता है फैक्टर हमारे इन्वेस्टमेंट में, कि मान लीजिए कि हम अगर 20 साल 22 साल की उम्र में कोई निवेश कर रहे हैं, और वो ऐसी जगह कर रहे हैं जहां जोखिम बिल्कुल नहीं है लेकिन रिटर्न भी नहीं है, वो निवेश ठीक निवेश नहीं है। आप 60 वर्ष की आयु में या 55 वर्ष की आयु में या 65 वर्ष की आयु में जब आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, तब आप ऐसे निवेश विकल्पों की तलाश करें जहां जोखिम बहुत कम है, मिनिमम है। तब तो ये समझ आता है कि हाँ, अब आप ऐसे एज ग्रुप में हैं जहां पर आप रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप रिस्क लेने की आपकी क्षमता है, आप पे समय है, और उसके बाद भी अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं केवल इसलिए कि रिटर्न भले कम हो, जोखिम नहीं है, तो ये इसमें इस सोच में बदलाव करने की जरूरत है। क्यों? उम्र के हिसाब से स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास दूसरा
एक तो उम्र के हिसाब से, दूसरा आपके एसेट पोर्टफोलियो में कि अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए निवेश कर रखे हैं, तो ऐसा भी ना हो कि वो 100 रुपए का गोल्ड खरीद रखा है, ऐसा भी ना हो कि वो 100 का प्रॉपर्टी में निवेश है, 100 का स्टॉक मार्केट में निवेश है, डेट फंड में या एफडी है। तो एक रिस्क होराइजन एज के हिसाब से, दूसरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो आपका। आपके बास्केट में, कहते हैं एक पुरानी कहावत है कि अपने सभी अंडे एक बास्केट में ना रखें, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ बास्केट, है ना, कि अगर बास्केट टूटी तो सारे अंडे एक साथ टूट जाएंगे। तो आप थोड़े थोड़े निवेश कई निवेश विकल्पों में करें, कुछ एफडी करें, कुछ जो आपका इमरजेंसी फंड है, मान लीजिए इमरजेंसी फंड का पैसा आप एफडी में रख सकते हैं, जब जरूरत हो तब तुड़वा लें। इसके बाद कुछ पैसा उठा के आप गोल्ड में रखिए, अपने पोर्टफोलियो का 5% 10% गोल्ड की तमाम तरीके के निवेश विकल्प आके हैं, ईटीएफ है, बॉन्ड है, वहां आप रखिए। एक बड़ा हिस्सा अगर आप रिस्क लेने की क्षमता है तो 60%, 75, 65% हिस्सा आप अपना इक्विटी मार्केट में रखिए, जो आपको रिटर्न दे के अच्छा रिटर्न दे। 30 से 35% पैसा आप अपने डेट फंड में रख सकते हैं, जहां आपको एक निश्चित लेकिन कम जोखिम के साथ रिटर्न मिले। तो ये कई तरीके के निवेश विकल्प हैं, आपकी पोर्टफोलियो को, आपकी प्रोफाइल को जो सूट करता हो वो कीजिए। तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, फाइनेंशियल जो गोल है गोल जरूरी है, तीसरा जोखिम किस समय कितना लिया जा सकता है ये जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न कितना मिल रहा है, सीएजीआर कितना है, ये जरूरी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया से आपने समझाया। और अब हाजी नाजी सेगमेंट का वक्त है। सबसे पहले हाजी, ये बताइए सर कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ सेविंग के भरोसे मत रहिए। बिल्कुल, हाँ जी। केवल सेविंग्स के भरोसे रहेंगे तो आप निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। केवल बचत करके रखना है, अगर आप ये सोचें कि ये पैसा मैं बचा रहा हूं, इससे भविष्य चल जाएगा, निश्चित तौर पर महंगाई इतनी तेजी से बढ़ेगी, अगर 10 साल बाद आज के जो 10,000 रुपए में आप जो काम कर सकते हैं 10 साल बाद नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी यह है कि रिटर्न मिले आपकी पूंजी पर, तभी आप अपने लक्ष्यों को अच्छे से पार कर पाएंगे। तो केवल बचत के भरोसे ना रहें, निवेश भी करें। निवेश भी करें, ठीक है। अब है नाजी, और नाजी में बताइए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट का विकल्प लेकर नहीं चलते तो इसके नुकसान हैं, क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर आप सही समय पर सही अमाउंट सही समय अवधि के लिए सही रिटर्न के साथ, अनुमानित रिटर्न के साथ निवेश नहीं करते हैं तो इसके कई नुकसान है। इसके नुकसान ये है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को नहीं पा पाएंगे। इसके नुकसान ये है कि अगर आपने रिटर्न नहीं देखा है तो आपकी पूंजी घटने लगेगी। इसके नुकसान ये है कि अगर आप जांच परख के सही सलाह से, वित्तीय सलाहकार की सलाह से निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी पूंजी से हाथ धो बैठ सकते हैं। कई बार हम बहुत कम जोखिम लेने की वजह से बहुत खराब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुन लेते हैं। कई बार हम बहुत ज्यादा रिटर्न के लालच में किसी ऐसे निवेश विकल्प में चले जाते हैं जहां पर दिक्कत आती है। तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे निवेश की जो स्ट्रेटजी हो उसमें हर चीज का एक बराबर, जैसे खाना बनाने में होता है ना कि बराबर ताप, बराबर पानी, बराबर माप, तो ताप दाव माप सब कुछ बराबर होने के लिए ऐसे निवेश में आपका जोखिम, आपका निवेश विकल्प, आपकी रिस्क लेने की क्षमता और आपका रिटर्न, चारों चीजें प्रॉपर फिक्स होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को, गोल को पा पाएंगे। ओके, तो ये था हाजी नाजी सेगमेंट। अब बस शुभम, आपको अगर कुछ बताना हो कि इन्वेस्टमेंट करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए तो वो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। मैं बस ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी शुरू कर सकें जरूर करें। हमारे पिछले इससे पहले वाले हमारे पॉडकास्ट को आप सुनिए। नितिन से मैं कहूंगा उसको शेयर जरूर करें इसके कमेंट बॉक्स में। उसमें हमने बताया है कि कैसे आप बहुत थोड़ी समय अवधि में निवेश करके और कैसे बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वो बिल्कुल, और मैंने ना बिल्कुल आपकी बात को अमल कर लिया और पिछले हफ्ते मैंने वो काम कर दिया और मुझे लगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये सोचना कि मैं ज्यादा पैसा जो है लगा दूंगा, कम दिनों में मुझे फायदा हो जाएगा, इसकी बजाय ये वाला फॉर्मूला ज्यादा सही है कि भाई थोड़ा ही लगाओ, लेकिन मार्केट में ज्यादा वक्त तक आपका पैसा होना चाहिए, उससे तो कुछ हो सकता होना चाहिए, है। राइट। तो मेरा अगला सवाल ये है शुभम जी कि जो इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड, किसे विकल्प सही मानते हैं? देखिए बॉन्ड जहां तक है तो हमें एक तो ये चीज बड़ी ध्यान रखनी चाहिए, गवर्नमेंट बॉन्ड में तो रिस्क नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि AAA रेटेड कम से कम बॉन्ड में हम निवेश करें। खराब रेटेड जंक कैटेगरी या खराब कैटेगरी के बॉन्ड्स में निवेश ना करें, एक बुनियादी चीज। दूसरी चीज ये है कि बॉन्ड में क्योंकि
एक निश्चित रिटर्न आपको निश्चित अवधि के बाद मिल जाता है, तो जोखिम नहीं होता, इसलिए रिटर्न भी कम है। जैसे अब सरकारी बॉन्ड में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको 6% के आसपास का रिटर्न मिलेगा। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में वो हिस्सा जो आपको बिना जोखिम के साथ रखना है, उसमें निश्चित तौर पर आप बॉन्ड्स का चयन कर सकते हैं। बॉन्ड्स के चयन में बस ये जरूर ध्यान रखें, कॉर्पोरेट बॉन्ड की कैटेगरी में ऐसे बॉन्ड में निवेश ना करें या उनको निवेश करने से बचें कि रिटर्न तो ज्यादा है लेकिन जोखिम भी ज्यादा है। जोखिम बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो ऐसी कैटेगरी की कम से कम मौजूदा माहौल में तो ये गलती ना करें। और डिविडेंड स्टॉक फंड्स के बारे में? बिल्कुल, देखिए डिविडेंड स्टॉक्स में एक लंबे समय की प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं धीरे 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 तो निश्चित तौर पर आप डिविडेंड स्टॉक के थ्रू एक सेकंड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप बड़ी संख्या में ऐसे स्टॉक्स पर बैठे हैं, मान लीजिए अगर आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल 15 साल में ऐसे स्टॉक को एक्यूमुलेट किया है जो अच्छे डिविडेंड्स देते हैं, तो आप निश्चित तौर पर एक सेकंड इनकम भी कई बार लोग डिविडेंड से जनरेट कर सकते हैं। और एक और चीज है जो बड़ी कॉमन है, वो समझाइए जरा, कि रेंटल हाउसिंग या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स, उसमें? देखिए सेकंड इनकम के तौर पर बहुत सारे निवेशक रेंटल इनकम को भी मानते हैं। कोविड के दौरान निश्चित तौर पर ये इस अवधारणा को थोड़ी सी चोट पहुंची है, क्योंकि बड़े स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बंद हुई हैं, मंद पड़ी हैं, तो वहां पर निश्चित तौर पर ऐसा जरूर हुआ है कि इस अवधारणा को चोट पड़ी है। लेकिन हाँ, रेंट की इनकम, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स खरीदकर या मकान खरीदकर उसको किराए पर चढ़ा देना, ये एक अच्छी सेकंड इनकम का सोर्स है, जहां हम ये मानते हैं कि आपने एक बार निवेश किया और आपको लाइफ टाइम एक इनकम जनरेट होती जाएगी। दुनिया के बड़े निवेशक, अमेरिकी निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी मानते हैं कि रियल एस्टेट दुनिया के सबसे अच्छे निवेश में से एक है। ओके। और अब कुछ उन लोगों के बारे में भी बता दीजिए जो करंट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर एकदम हाथ पांव फूल जाते हैं, मतलब ये खत्म होने को ही है वो तो, और अब फूल गए हैं हाथ पांव और लोगों को लगता है अरे अरे अब कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या करें, टैक्स बचाना है। उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए अब जो हो गई हाँ, गलती? ये एक बड़ी दुविधा है। ये एक बड़ी दुविधा है जो मैं अक्सर देखता हूँ। काफी सारे मेरे भी मित्र रिश्तेदार मुझसे पूछते हैं कि अरे 15 दिन रह गए, वो इस साल का रिटर्न क्या कर दें। मुझे लगता है कि जब हमको ये पता ही है कि इस पूरे साल में हम कहीं काम करके, कोई बचत करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं, तो इसकी प्लानिंग हमें पहले से क्यों नहीं करनी चाहिए। हमें जब ये पता नहीं, है अब हो गई कि गलती, अब हो गई गलती, अब क्या करें? अगर गलती हो गई है तो निश्चित तौर पर अभी 2-2.5 महीने का समय है, और आप अगर पीपीएफ में पैसा डालते हैं तो बिल्कुल तुरंत डाल दीजिए। उस पीपीएफ को, पैसे को इसी महीने डाल दीजिए। अगर आप मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस के थ्रू पैसा बचाते हैं तो वो बचाइए। एफडी एक विकल्प होता है जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मुझे जोखिम नहीं लेना और इनकम टैक्स बचाना है, उनकी मान लीजिए पेंशन से या इंटरेस्ट की इनकम इतनी ज्यादा है और वो जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है, रिटायरमेंट के करीब है, तो 5 साल की एफडी एक ऐसा विकल्प होता है जो टैक्स सेविंग एफडी कहलाता है, जहां आप पैसा डाल के बचा सकते हैं। तो ये तमाम विकल्प ऐसे हैं जहां पर आप निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। ओके। देखिए हमारे शो प्रोड्यूसर हैं ऋतुराज, उनका सवाल है और वो खास तौर पर यूथ पर फोकस्ड है। वो ये पूछ रहे हैं कि भाई आप इन्वेस्टमेंट्स के कुछ टिप्स दे दीजिए, लेकिन वो नौजवानों को ख्याल में रखते हुए खास तौर पर। नौजवानों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अब तत्काल अच्छे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना शुरू करें, जो शेयर बाजार इक्विटी बेस्ड हो, इक्विटी का उनका एक्सपोजर हो। लंबे समय अगर वो निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको अच्छे रिटर्न्स मिले। सबसे अच्छा तरीका यही है फिलहाल। बिल्कुल जी, तो ठीक है सर, अब बढ़ते हैं क्लोजिंग बेल की तरफ। तो शुभम जी, आखिर में वही हफ्ता खत्म होने को है और नया हफ्ता शुरू होने को है, तो कुछ जरूरी बातें जो आप बताना चाहते हो बता दीजिए, ताकि पहिया चलता रहे ठीक ठाक, डिरेल ना हो मामला। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे लगता है जो अगले हफ्ते की चीज होगी वो होगी शेयर बाजार पर नजर रखना। वो इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट ने एक लास्ट सेशन में करेक्शन दिखाया है, करीब 1.5% सेंसेक्स निफ्टी करेक्ट हुए हैं। एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग के संकेत कई बाजार विशेषज्ञ दे रहे हैं कि बाजार में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और उसका ट्रिगर बजट भी हो सकता है। हम इस महीने के आखिरी हफ्ते में है, अगले महीने की 1 तारीख को बजट आएगा, तो ये हफ्ता उन शेयरों को देखने का भी होगा, उन सेक्टर्स को देखने का भी होगा जो बजट से प्रभावित होने वाले हैं। तो हमें
शेयर बाजार पर बजट के नजरिए से, बजट रैली के नजरिए से और प्रॉफिट बुकिंग, इन दोनों के नजरिए से नजर रखने की जरूरत है। रुपया 5 महीने हाँ, चढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बजट रैली दिखी तो बिल्कुल चढ़ भी सकता है, लेकिन अगर बाजार में मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो बाजार कुछ नीचे के स्तर पर भी आ सकता है। रुपए में मजबूती दिखी है, एक अच्छा संकेत है रुपए के लिए कम से कम। तो एक रुपए को हमको लगता है कि रुपए पे आप नजर बना के रख सकते हैं। बाजार में अगर तेज गिरावट आई तो इसका असर सोने चांदी की कीमतों पर भी दिखेगा, तो मुझे लगता है वहां भी नजर रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी आपका। शुक्रिया सर। तो ये था हमारा वीकली शो मनी मैनेजर, उसका 25वां एपिसोड था आज। और हर शनिवार हम आते हैं और आज हमने बात की है इन्वेस्टमेंट की, यानी निवेश से जुड़ी बातें हुई यहाँ पर और काफ़ी डिटेल में उन्होंने समझाया शुभम ने हमें, और ख़ास तौर पर नए लोगों को क्या करना चाहिए और अभी से करना चाहिए। ये तो बड़ी तफसील से बात हुई और पिछली बार भी उन्होंने बात कही थी, इस बार भी वही दोहराई है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इस शो को प्रोड्यूस कर रहे थे ऋतुराज और म्यूजिक का काम संभाल रहे थे सचिन द्विवेदी। शो से जुड़ा कोई भी सवाल है, सुझाव है, शिकायत है, radio@aajtak.com पर लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। अगले शनिवार फिर आएंगे मनी मैनेजर के एक और एपिसोड के साथ। तब तक मुझे, नितिन ठाकुर को और हमारे एक्सपर्ट शुभम शंकरधर को, दोनों को इजाजत दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा सिर्फ आज तक रेडियो पर।